Hello everyone. So in this video we'll be discussing the other half of this chapter, The Coos Outsider and the Vision of the Golden Age. ये चैप्टर 4 है ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री। तो वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश के आने से पहले ट्राइबल लाइफ कैसी थी, लोग किन किन लाइवलीहुड्स या किन टाइप की लाइवलीहुड्स में एंगेज्ड थे। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम देखते हैं कि कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या हुआ ट्राइबल लाइफ्स पे। पहला हम देखते हैं ट्राइबल चीफ्स पे, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। देखो, पहले ट्राइबल चीफ्स की ना काफ़ी इंपॉर्टेंस थी। इनके पास इकोनॉमिक पावर थी, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, एंड दे यूज्ड टू कंट्रोल टेरिटरीज ऑल्सो। कहीं कहीं जगह पर तो इनकी पुलिस भी थी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुए, चेंजेस क्या क्या हो गए। ऑल्दो उनके पास लैंड टाइटल्स तो थे, ट्राइबल चीफ्स के पास थे लैंड टाइटल्स, बट दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड दे हैड टू फॉलो द ब्रिटिश रूल्स एज वेल, ठीक है। ये तो हो गया ट्राइबल चीफ्स के बारे में। अब हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। एज वी नो कि झुम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फिक्स्ड नहीं होती थी इनकी रहने की जगह, बिकॉज दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो द ब्रिटिश वर अपसेट ऑब्वियसली, बिकॉज उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ना, ये लोग ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सो दे वॉन्टेड देम, द झुम कल्टिवेटर्स और द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, दे वॉन्टेड देम सेटल्ड, कि तो आप लोग पेजेंट कल्टिवेटर्स बन जाओ, सेटल हो जाओ, एक जगह पे रहा करो। इससे इनको कंट्रोल करना आसान हो जाता। दूसरी बात, रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू लेना भी इनसे आसान हो जाता ब्रिटिश को, मतलब ब्रिटिश आसानी से इनसे रेवेन्यू ले सकते थे। तो एज अ सोल्यूशन व्हाट दे केम अप विथ, दे डिफाइंड द लैंड राइट्स। अब उन्होंने लैंड राइट्स को जो थे उनको डेफिनेशन दे दी, डिफ़ाइन कर दिया। अब इंडिविजुअल बेसिस पे लैंड राइट्स दी जाने लगे। ऑल्दो ट्राइबल लाइफ में ऐसा होता नहीं है इंडिविजुअल बेसिस पे लैंड राइट्स है, ऐसा कुछ या तो कम्युनिटी लेवल पर होता है या पीपल कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इंडिविजुअल को अब लैंड राइट्स डिफ़ाइन कर दिए गए थे। कुछ इंडिविजुअल को टेनेंट बना दिया और कुछ को लैंड ओनर्स बना दिया था, ठीक है। और अब रेवेन्यू ये फिक्स हो गया था। अब ये बात आपको याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कि जो जितने भी लैंड सेटलमेंट या लैंड रिफॉर्म जो ब्रिटिश लाई थी उनमें से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कौन सा रेवेन्यू फिक्स था, कौन सा नहीं था। तो ये वाला जो यहाँ पे ये लाए हैं लैंड राइट्स, यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं था झूम कल्टिवेटर्स, बिकॉज इनकी प्रैक्टिस यही थी कि दे यूज़ टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, एंड सो इवेंचुअली द ब्रिटिश हैड टू अलाउ देम टू कैरी some of their practices in some regions, not ओवरऑल हर जगह पे तो अलाउ नहीं किया, ठीक है। लेकिन ट्राइबल लाइफ अब ग्रेटली अफेक्ट हो चुकी थी फॉरेस्ट लॉज के बदौलत। फॉरेस्ट लॉज ने काफ़ी ज़्यादा चेंज ला दिया था ट्राइबल लाइफ में। अब फॉरेस्ट जो थे ना, उनको स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था लॉज ने। कुछ फॉरेस्ट को तो रिज़र्व कर दिया था कि यहाँ पे आप लोग जा ही नहीं सकते, आप अपनी झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गैदर फ्रूट, यू कैन नॉट हंट एंड ऑल दोज थिंग्स दैट ट्राइबल्स यूज टू डू। ये रिज़र्व फॉरेस्ट क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे टिम्बर जो वुड होता है ना, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स के लिए यूज़ होता है, इस वजह से इन्होंने कुछ फॉरेस्ट को रिज़र्व कर दिया था जहाँ पे टिम्बर ग्रो होता था, या फिर टिम्बर जहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सकती थी, ठीक है। सो अब झुम कल्टिवेटर्स के लिए तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। क्या? अब उनको प्रॉब्लम थी कि अब भाई लेबर कहाँ से आएगी। तो एज अ सोल्यूशन व्हाट दे केम अप विद इज़ कि उन्होंने कहा कि झुम कल्टिवेटर्स को बोला कि आप यहाँ पे स्मॉल पैच ऑफ लैंड हम आपको दे देते हैं, आप यहाँ पे रह लो, बट इन रिटर्न यू हैव टू प्रोवाइड दिस लेबर, आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो यू हैव टू गार्ड द फॉरेस्ट, सिक्योरिटी हो गई फॉरेस्ट की। तो एक तीर से दो निशाने हो गए थे ब्रिटिश के लिए। तो अब क्या हुआ था, इन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस डेवलप कर लिए थे जहाँ पे इनको रेगुलर चीप लेबर मिल जाता था। ऑब्वियसली जो इसका रिएक्शन था वो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, बिकॉज़
काफ़ी डिसोबे किया, रूल्स के अगेंस्ट गए एंड रेबिलियन भी बहुत हुए. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं. सोनग्राम सांगमा 1906 असम में एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में. ठीक है, ये तो हो गया एक इंसिडेंट या फिर एक पहलू यहाँ पे ख़त्म हो गया. लेकिन अब हम देखते हैं कि ट्रेड का क्या इम्पैक्ट रहा ट्राइबल्स की लाइफ पे. देखो, ट्राइबल्स को धीरे धीरे समझ आने लग गया था ट्रेड की प्रैक्टिसेस कितनी एक्सप्लॉयटेटिव थी उनके लिए. क्या होता था कि ये झारखंड के हज़ारियाबाग रीजन में संथल्स ट्राइबल्स थे. ये कुकून था जो जिससे सिल्क बनती है, उसको रियर करते थे. जो ट्रेडर्स थे, इनके एजेंट्स 3 से 4 रुपये ट्राइबल्स को देते थे. लेकिन जो ट्रेडर्स थे, दे यूज़ टू एक्सपोर्ट इट टू बुर्दवान और या फिर गया इन 4 to 5 times द प्राइस. सो द ट्राइबल्स ऑब्वियसली सॉ ट्रेडर्स एज एनिमीज़. ठीक है, बट जो ट्राइबल्स जो सर्च ऑफ वर्क के लिए जाते थे आउटसाइड, उनके लिए तो सबसे ही बुरी हालत थी. बिकॉज large number of tribals were recruited and they were sent off to places in Assam for tea plantation में काम करने के लिए या फिर झारखंड की कोल माइंस में, and they were not even allowed to return. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम रेबिलियन देखते हैं कि क्या क्या रेबिलियन हुए, कहाँ कहाँ हुए. फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्स in 1831 to 32, संथल्स 1855, बस्तर 1910 एंड वारली 1940. ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे हमने वी हैव कम अक्रॉस कि पहले ट्राइबल्स की क्या लाइफ थी, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ. अब हम आ जाते हैं बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं. बिकॉज द चैप्टर स्टार्टेड एट विद बिरसा मुंडा's anecdote and it will end with it. तो बिरसा मुंडा जो थे, he was born in 1870s in a poor family. He used to roam around in villages and because of poverty he used to move from place to place. He also grew up listening to golden age of the past, जहाँ पे वो कहानियाँ सुनते थे कि पहले की लाइफ ऑपरेशन या दिक्कू से पहले कैसी थी. उन्होंने मिशनरी स्कूल से भी सीखा, वैष्णवा प्रीचर जिनके साथ वो रहे उनसे भी सीखा. बट इन दोनों ही चीज़ों से उन्होंने अच्छी चीज़ें सीख कर ही वॉन्टेड टू इम्बाइब दीज प्रैक्टिसेस इनटू देयर ट्राइबल community, into the tribal life. For example, leaving alcohol or leaving the witchcraft and sorcery like things. ठीक है, लेकिन इन दोनों की अगेंस्ट वो चले गए. इन दोनों को ही, मिशनरी स्कूल्स को भी और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को भी इन्होंने देखा एज आउटसाइडर्स. इन्होंने अर्ज किया अपने ट्राइबल लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कि आप ये सारी बुरी आदतें, बुरी चीज़ें छोड़ दो और आप याद करो गोल्डन एज कैसी थी, हम गोल्डन एज को रिवाइव कर सकते हैं. सो ही बेसिकली इंस्पायर्ड पीपल. एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग फॉलोइंग और जो उनका पॉलिटिकल एक स्टैचर बन गया था, तो ब्रिटिश पीपल वर अपसेट विद हिम. एंड बिरसा मुंडास पॉलिटिकल मोटिव जो था, क्या था कि मिशनरीज़ को हटाना, लैंडलॉर्ड्स को हटाना, मनी लेंडर्स को हटाना और सेट करना मुंडा राज. सो ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1895, 2 सालों के लिए. और रेबिलियन या फिर लड़ाइयों में ना ट्रेडिशनल सिंबल्स को यूज़ करते थे और कहते थे रावण को डिस्ट्रॉय करने के लिए वील गो टू एनी एंड बट वील यूज़ आर ट्रेडिशनल सिंबल्स लाइक वाइट फ्लैग. रावण यहाँ पे क्या सिंबलाइज करते हैं, दिक्कूज एंड द यूरोपियंस. बट ही इवेंचुअली डाइड इन 1900 ऑफ कोलेरा. और हम देखते हैं कि ये मूवमेंट जो थी ये इम्पॉर्टेंट थी बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. पहला कि ब्रिटिश हैड टू इंट्रोड्यूस लॉज. दूसरा, इस मूवमेंट ने ये दिखा दिया कि ट्राइबल्स वर केपेबल ऑफ फाइटिंग बैक फॉर देयर राइट्स. सो द चैप्टर इज एंडेड एंड वील मीट नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर. थैंक यू सो